ओके। अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वोल्टेज, तो इसकी डेफिनेशन भी वही है जैसे अल्टरनेटिंग करंट की थी कि भाई इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी वोल्टेज दैट वुड प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए गिवन सर्किट या गिवन एलिमेंट एज इट प्रोड्यूस्ड बाय द AC इन द सेम सर्किट सेम एलिमेंट इन द सेम टाइम। मतलब एवरेज वैल्यू की जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो की जो एवरेज वैल्यू होती है वो हाफ साइकिल के लिए निकाली जाती है क्योंकि फुल साइकिल की 0 हो जाती है। तो इसके अंदर भी हमने ऐसे ही करना है कि भाई इट इज़ डिफाइंड एज as that steady voltage यानी कि EMF यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, दैट स्टडी वोल्टेज विच प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए सर्किट as it produced by AC in same circuit in same time, यानी कि उतने ही समय में उसी सर्किट में जो चार्ज प्रोड्यूस किया जाए। जैसे करंट के लिए किया था हमने, तो इसमें जैसे कि हमने ये रजिस्टर है, इसमें ये AC लगा दी और इसको फॉलो करवाया हमने 10 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए इसको फॉलो करवाया और मान लिया कि हाफ साइकिल का जो टाइम है ना वो 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड तक हमने इस AC को फॉलो करवा दिया और ये देखा कि 10 सेकंड में इसने 10 कूलाम का जो है ना चार्ज, 10 कूलाम चार्ज इसने प्रोड्यूस कर दिया। फिर हम इसी सर्किट पे AC को हटा के कोई DC स्टडी वोल्टेज लगाएंगे, मतलब हैं दोनों दो और कांस्टेंट वोल्टेज से ये देखेंगे भाई कितना जो चार्ज है ना ये प्रोड्यूस करता है। हमने मान लिया कि इसके ऊपर 10 वोल्ट जो है 10 वोल्ट DC अप्लाई करी कांस्टेंट वोल्टेज और फिर देखा कि भाई इसी रेजिस्टेंस में इसने मतलब जो है ना चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। कितना इसने चार्ज प्रोड्यूस किया? 10 वोल्ट ने 10 सेकंड में 12 कूलाम का चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इस वोल्टेज को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें तो चाहिए 10 सेकंड में कितना चार्ज है 10 कूलाम का। फिर हम यहाँ पे इस वोल्टेज को बढ़ा देंगे। ये मैंने इसीलिए प्लग को लगाया, वेरिएबल वोल्टेज है ये, तीर का निशान अगर फिक्स हो तो उसमें फिक्स मिले, अगर इसमें एरो हेड लगा हो तो इसका मतलब इसकी वोल्टेज जो है ना कम ज़्यादा हो सकती है। अब हम इसमें 8 वोल्ट लगाते हैं। मान लिया कि 8 वोल्ट ने 10 सेकंड में 10 कूलाम का चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। तो जो 8 वोल्ट है वो पहले जो AC लगाई थी हमने, मतलब जो AC लगा रखी है सर्किट में, उसकी एवरेज वैल्यू है। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, हमने रिलेशन करंट वाला ही लगाना है। जैसे करंट के लिए क्या था हमने कि भाई हमने मान लिया कि एक सर्किट में जिसका रेजिस्टेंस R है उसमें हमने ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दी। ठीक है, AC फॉलो करवा दिया इसमें और इसकी वोल्टेज है मान लो एट एन इंस्टेंट पे V। तो किसी भी इंस्टेंट पे ऊपर अगर V वोल्टेज है तो करंट, ठीक है, करंट एट एनी इंस्टेंट, ये लिख देंगे लेट ए रेजिस्टेंस, लेट ए AC फॉलोइंग इन द सर्किट। ठीक है, लेट, चलो लिख ही देते हैं, लेट अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू ए रजिस्टर R। एक रजिस्टर R में हमने अप्लाई कर दिया एंड
इंस्टेंटेनियस यानी कि किसी भी टाइम पे एट एन इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या ईएमएफ इज गिवन एज, मान लिया उसकी जो वोल्टेज है अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो कितनी है, E इज इक्वल टू, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो ई नोट जो है पीक वैल्यू है और ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये E इज इक्वल टू ई नोट, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है किसी भी इंस्टेंट पे। देयरफॉर अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट कितना हो जाएगा, किसी भी टाइम पे जो करंट हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू ई बाई आर। इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो I की वैल्यू जो है हमारे पास हो जाएगी ई नोट साइन ओमेगा टी बाई आर। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ई नोट बाई आर और साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन 2। अब हमने निकालना है चार्ज। एज आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्या बाई डी टी। देयरफॉर आई डी क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्या इज इक्वल टू आई डी टी। ये हो जाएगा किसी भी मतलब चार्ज प्रोड्यूसिंग इन टाइम डी टी या चार्ज फ्लोइंग इन टाइम डी टी। ये जो इक्वेशन है जो थर्ड है वो क्या देगी, इक्वेशन थर्ड जो है वो गिव्स ए चार्ज प्रोड्यूसिंग या फ्लोइंग इन टाइम डी टी टाइम में टोटल चार्ज प्रोड्यूस। देयरफॉर टोटल चार्ज प्रोड्यूस्ड, कितना चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा टोटल कितने टाइम में, टाइम लेना हमने हाफ साइकिल का, इन टाइम 0 to t/2, t/2 0 से t/2 टाइम के अंदर हमने टोटल चार्ज अब डिटरमाइन करना है। तो वो कितना हो जाएगा भाई, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे I का। I का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन डी क्या, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, और यानी कि 0 से लेके t/2 टाइम तक, और I की वैल्यू निकाल के हमने ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी और डी टी। अब ई नोट बाई आर जो है ये टोटल चार्ज कैपिटल क्या कर लो चाहे क्या कर लो, ये आ जाएगा हमारे पास ई नोट बाई आर, बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से 0 to t/2 और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर देंगे। ये इंटीग्रेशन वैसे हमने करके देखा है लेकिन फिर करवा देते हैं, रिपीट करवा देते हैं इसको। तो ई नोट बाई आर आ जाएगा हमारे पास माइनस कोस ओमेगा टी बाई ओमेगा और 0 से t/2, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस ई नोट बाई आर ओमेगा, कोस की वैल्यू रखेंगे, ओमेगा को हम 2π/t में तोड़ लेते हैं भाई, ओमेगा इज इक्वल t/2 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो t की जगह एक बार तो रखेंगे t/2, 2π/t में कन्वर्ट कर लेंगे ओमेगा को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, और एक बार रखेंगे कोस 0। तो ये t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा ई नोट बाई आर ओमेगा, और ये जो है -1 मतलब एक बार तो बन जाएगा कोस पाई और एक यहाँ बनेगा कोस 0। कोस पाई की वैल्यू -1 होती है और 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन माइनस साइन लगा हुआ है तो ये दोनों हो जाएंगे बराबर। तो ये ई नोट अपॉन आर ओमेगा और -1 तो ये -2 बन जाएगा, और ये माइनस इसको +2 बना देगी। तो हमारे पास आंसर आ गया -2 ई नोट बाई आर ओमेगा। ये क्या हो गया, और ओमेगा को हम किस में कन्वर्ट कर दे भैया, फिर दोबारा से
2π/t में। तो ओमेगा को हम दोबारा 2π/t में अगर कन्वर्ट करते हैं तो एक्सप्रेशन बन जाएगी हमारे पास क्या वो इज इक्वल टू, इसको 2π/t में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर तो हमारे पास 2E0 अपॉन r और ओमेगा की जगह कर दिया 2π/t। t चला जाएगा ऊपर रिवर्स होके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास E0t अपॉन πr। ये इक्वेशन 4 होगी और ये हो गया चार्ज प्रोड्यूस बाय AC। 0 से लेके T/2 टाइम में AC ने इतना चार्ज प्रोड्यूस किया था। अब हम DC अप्लाई करते हैं, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई करते हैं। इफ़ EV यानी कि EAV E एवरेज बी द कांस्टेंट स्टेडी EMF, ये मान लिया बी द स्टेडी EMF which produce सेम चार्ज, उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करे। सर आखिर उखाड़ी देयरफॉर Q इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा E0 E एवरेज तो हमने लगा दिया वोल्टेज, उसको रेजिस्टेंस से कर दो भाग डिवाइड मतलब, तो ये हो जाएगा हमारे पास करंट, और इस करंट को गुणा कर देंगे टाइम से। कितने टाइम तक फॉलो करवाया था हमने T/2 टाइम तक, यानी कि I × T क्या इज इक्वल टू IT, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। वोल्टेज को रेजिस्टेंस से भाग दिया तो हमारे पास करंट हो गया, करंट को टाइम से गुणा कर दिया तो चार्ज बढ़ गया। तो ये चार्ज और ये चार्ज क्या होना चाहिए, बराबर, दोनों चार्जेस जो हैं इक्वल होने चाहिए। देयरफॉर हमारे पास ऑन कंपेयरिंग, दोनों को हम कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग 4 और 5, 4 और 5 को कंपेयर करेंगे ना तो हमारे पास जो है ये एवरेज वैल्यू ये आ जाएगी 2E0 अपॉन πr। तो यहाँ से T से T कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा E एवरेज बाई 2 इज इक्वल टू E0 अपॉन π, और जिसकी वैल्यू आएगी हमारे पास E एवरेज की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन π E0। ये एवरेज वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। करंट की टर्म में हमारे पास I एवरेज आया था 2I0 अपॉन π, ठीक है, और ये हमने बताया था 63.7%, यानी कि अगर परसेंटेज के अंदर दिखाते हैं तो ये आता है 63.7% ऑफ I0 का इतना परसेंट हो जाएगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है उसको, क्योंकि रूट स्क्वायर होने के बाद जो है ना नेगेटिव क्वांटिटी जो है उसका भी पॉजिटिव बन जाता है, तो हम जो है कंप्लीट साइकिल के लिए ही उसकी है वो निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू AC करंट की और AC वोल्ट, मतलब अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी कि AC और AV दोनों की RMS वैल्यू जो है कंप्लीट साइकिल के लिए निकाली जाती है। और उसके जो उसको डिफाइन किस टर्म में किया जाता है, हीट की टर्म में। हीट की टर्म में कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो ये जो होता है इट इज़ डिफाइंड एज as that steady current which produce same amount of heat
इन ए सर्किट, अब क्योंकि हीट प्रोड्यूस करनी है तो रेजिस्टेंस होगा, सर्किट एज इट प्रोड्यूस बाई AC in same circuit in same time, in same circuit same time, टाइम भी उतना ही रहेगा और सर्किट भी वही रहेगा, सेम सर्किट एंड सेम टाइम। मतलब कहने का ये है कि हमने एक सर्किट लिया, मान लिया कि ये रेजिस्टेंस ले लिया, इस रेजिस्टेंस में हमने AC अप्लाई की और AC अप्लाई करने के बाद जो हमने ये देखा कि जो करंट है I, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू उसकी, उसने कंप्लीट साइकिल के टाइम में किया जाता है कि मान लिया कि कंप्लीट साइकिल का जो टाइम है वो T है, उसने T टाइम में कितनी हीट प्रोड्यूस कर दी AC ने उसकी एक साइकिल के टाइम में, उतने टाइम में हमने कोई कांस्टेंट करंट लेना है और ये देखना है कि वो कितनी जो है उतनी हीट जो है उतने टाइम में कितना कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करता है, उसी को हम कहेंगे उसकी RMS वैल्यू, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। मान लिया हमने AC फ्लो करवाई, साइकिल का टाइम है 10 सेकंड, 10 सेकंड तक हमने AC फ्लो करवाई और 10 सेकंड में AC ने हीट प्रोड्यूस कर दी हमारे पास 100 जूल। फिर हम इसी सर्किट में कांस्टेंट करंट अप्लाई करेंगे, मतलब वोल्टेज कांस्टेंट करंट को सेट कर देंगे फिक्स, सर्किट यही रहेगा, रेजिस्टेंस इसका इतने रखना है, करंट जो है ना कम ज़्यादा करना हमने। तो मान लिया हम इसको फ्लो करवाते हैं कांस्टेंट करंट को और ये देखते हैं कि 15 एम्पियर मान लिया करंट हमने शुरुआत में दिया और 15 एम्पियर के करंट ने 10 सेकंड में 120 जूल की हीट प्रोड्यूस कर दी। तो हम इसकी वैल्यू नहीं लेंगे, 15 एम्पियर को नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें चाहिए 100 जूल हीट 10 सेकंड में। इसलिए मान लिया कि हमने 12 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया, उसने 10 सेकंड में हीट प्रोड्यूस कर दी 98 जूल। इसको भी नहीं लिया जाएगा क्योंकि हमें चाहिए 100, इसलिए हमने इसमें करंट फ्लो करवा दिया 13 एम्पियर का। 13 एम्पियर के करंट ने 10 सेकंड में अगर 100 जूल की हीट प्रोड्यूस कर दी है तो ये जो है इस करंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे 13 एम्पियर वाले को, तो ये इसकी RMS वैल्यू हो जाएगी। बस ये देखना है कि पहले AC अप्लाई करो, कितनी हीट पैदा हुई है, फिर उसी टाइम में कितना DC करंट जो है वो इतनी हीट प्रोड्यूस कर सकता है, वो उसकी RMS वैल्यू हो जाएगी। अब ये बिल्कुल सिंपल है, लेट I = I0 sin ωt, ये हमने इंस्टेंटेनियस करंट ले लिया और किसी रेजिस्टेंस R में अप्लाई कर दिया। लेट I = I0 sin ωt बी इंस्टेंटेनियस करंट, इस इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट इन रेजिस्टेंस R फ्लोइंग, ये करंट फ्लो कर रहा है इन रेजिस्टेंस R रेजिस्टेंस में, ये करंट फ्लो कर रहा है। देन हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम dt dH = I² R dt कर देंगे क्योंकि हीट का फार्मूला होता है I² RT, सेकेंड यूनिट में बताया था I² RT। तो करंट I हो गया, उसका स्क्वायर हो गया, R रेजिस्टेंस हो गया, टाइम ले लिया हमने dt। dH = I² R dt। देयरफॉर अब I0 की वैल्यू रखो भाई यहाँ पे। अरे क्या है, किसका स्पीकर ऑन है? I0 sin ωt, इसका स्क्वायर
और आर डी टी। ये हो जाएगा भाई हमारे पास आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर और डी टी, और ये बन जाएगा हमारे पास भाई आई नोट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी। कुछ नहीं है, ये सिर्फ इसके जो स्क्वायर जो है ना उसको हमने सोल्व किया है, यानी आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होना, चलो बाद में करवा देंगे। ये हो गया हमारे पास डी एच, ये हीट प्रोड्यूस होगी हमारे पास इतनी डी टी टाइम में। टोटल अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस, टोटल अमाउंट ऑफ ए हीट प्रोड्यूस्ड इन 0 से लेके टी टाइम में। डी टी टाइम में इतनी हीट प्रोड्यूस हुई थी, हमने कंप्लीट साइकिल में हीट निकालनी है। हाँ टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है, इसमें हमने जब डी एच का इंटीग्रेशन किया है, तो अब जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आई नोट स्क्वायर आर को बाहर निकालेंगे इससे, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है, इसके लिए हम इसको कोस ओमेगा टी की टर्म में देखते हैं। तो ये फार्मूला होता है कोस 2 में कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यह आया समझ में? तो यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये ओमेगा थीटा, ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, वही ओमेगा थीटा यहाँ थे, थीटा आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। मतलब अगर यहाँ पे ओमेगा टी करते हैं तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू इस रिलेशन से, जैसे कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो इसकी वैल्यू जो है हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर ओमेगा टी कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो ये वैल्यू जो है ना यहाँ पे पुट करती जाएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। तो आई नोट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन 0 से टी, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 और सारे का इंटीग्रेशन। अभी 2 बाहर आ जाएगा, आई नोट स्क्वायर आर बाई 2 इसको बाहर लेंगे हम, और इंटीग्रेशन में अलग अलग 2 टर्म करेंगे। एक तो करेंगे 1 वाली 0 से टी डी टी, और एक करेंगे हम 0 से टी कोस 2 ओमेगा टी डी टी वाली। ये अब 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टी की पावर 0 है, और ये कोस का हो जाता है साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। तो हमारे पास अब इंटीग्रेशन हो गया है, बस इसमें इसी टर्म को ध्यान से समझना है, बाकी इस आर्टिकल में और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टी और ये हैगा 0 से टी, इसकी लिमिट होगी कोस 2 ओमेगा टी का बन जाता है साइन 2 ओमेगा टी, और अपॉन में 2 ओमेगा, और लिमिट है 0 से टी, और ये ब्रैकेट बंद। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आई है, इनमें हमने वैल्यू रखनी है किसकी, 0 की और टी की। तो जो फर्स्ट टर्म है हमारी आई नोट स्क्वायर आर बाई 2, ये तो सारे के कॉमन है, आई नोट स्क्वायर आर बाई 2 ये तो है कॉमन। अब ये है टी, इसमें एक बार रखेंगे टी की जगह कैपिटल टी रखेंगे, फिर रखेंगे 0, तो टी माइनस 0 ये हो गया इसका। ये जो सेकेंड टर्म है इसमें हम 1/2 ओमेगा को तो ले लेंगे बाहर, और वैल्यू रखेंगे साइन 2 ओमेगा टी, तो साइन 2 ओमेगा,
ओमेगा को भी हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ओमेगा को कन्वर्ट कर देंगे भाई, ओमेगा को कन्वर्ट कर देंगे 2π/t में, 2π/t, और एक बार t की जगह t रखना है और फिर रखेंगे 0 यहाँ पे, तो ये साइन 0 बन जाएगा सारा ऐसे। इस टर्म में t से t कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा साइन 4π माइनस साइन 0, ये बन जाएगा t-0। तो हमारे पास h की वैल्यू आएगी I0² r/2 t-0 यानी कि t माइनस में 1/2 ओमेगा साइन 4π माइनस साइन 0। ठीक है, अब माइनस साइन 0 जो है, साइन 4π की वैल्यू भी 0 होती है और 0 की भी 0 होती है। क्यों? क्योंकि घूम फिर के ये जो है ना 0 आ जाता है लास्ट में। 4π मतलब एक रोटेशन कंप्लीट, 2 रोटेशन कंप्लीट हो जाएंगे 4π में, तो 0 पे आ जाएंगे हम ऐसे, 2π फिर 2π, तो 0 0, साइन 0 0 होता है, साइन 4π भी 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0 सारी। हमारे पास बचेगा सिर्फ ये t, तो हमारे पास आ जाएगा h की वैल्यू I0² r/2 और t माइनस में ये सारी टर्म 0, तो t बचेगा हमारे पास। ये है एक्सप्रेशन ऑफ करंट, यानी कि हीट प्रोड्यूस्ड बाय द AC। AC ने इतनी हीट प्रोड्यूस की है कितने टाइम में? 0 से लेके t टाइम में। अब हम इसी सर्किट के ऊपर जब कांस्टेंट करंट लगाते हैं, वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा? अब क्योंकि करंट कांस्टेंट है तो हीट भी कांस्टेंट हो जाएगी। उसके लिए फार्मूला भी सिंपल हो जाए, तो H का फार्मूला हम लिखेंगे हीट प्रोड्यूस्ड बाई स्टेडी करंट, ये करंट ले लेंगे स्टेडी करंट IRMS बोलते हैं इसको, वर्चुअल करंट भी बोल देते हैं और सिंपली V भी कह देते हैं। तो IRMS करंट जो है, उसने अगर वो लिया जाए हमारे पास कांस्टेंट करंट उसी सर्किट के लिए, तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा t टाइम में, और सेम हीट प्रोड्यूस करवानी है, तो इसलिए I की वैल्यू हो जाएगी, H की वैल्यू हो जाएगी IRMS का स्क्वायर, रजिस्टेंस था और टाइम कितने के लिए फॉलो करवाया, t के लिए। मतलब ये तो AC ने प्रोड्यूस की थी हीट 1 साइकिल में, उसी के लिए उसी टाइम के लिए हमने एक कांस्टेंट करंट फ्लो करवा दिया जिसको हमने IRMS नाम दिया। ये RMS वैल्यू है, तो IRMS का स्क्वायर RT। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो है कांस्टेंट, मतलब इनको कंपेयर करते हैं, ये हीट इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो ये AC ने प्रोड्यूस की थी, ये कांस्टेंट करंट ने, दोनों होनी चाहिए बराबर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ RMS। तो इसलिए देयरफॉर फ्रॉम 4 and 3, 4 और 3 से हमारे पास ये तो हो जाएगा IRMS का स्क्वायर RT इज इक्वल टू I0² RT/2। तो RT से RT कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास हो गया IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू I0²/2, और IRMS की वैल्यू आ जाएगी भाई IRMS हो जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ, तो I0/√2 ये आएगा RMS वैल्यू ऑफ ए अल्टरनेटिंग करंट। और वैसे देखें, थोड़ा और सोल्व करें, 1/√2 की वैल्यू अगर निकालना चाहें हम, तो 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। तो इसका मतलब IRMS जो करंट है, RMS वैल्यू वो 0.707 ऑफ I0 होती है, यानी कि परसेंटेज में करें तो 70.7% ऑफ I0 हो जाएगी। ये IRMS करंट हो गया, मतलब RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सिमिलरली RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF की आती है
डेफिनेशन में यही आएगा। इसमें आया था स्टेडी करंट, उसके अंदर आ जाएगा स्टेडी वोल्टेज, यानी कि दैट स्टेडी वोल्टेज विच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इट प्रोड्यूस्ड बाई AC अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन द सेम सर्किट इन सेम टाइम। तो उसमें हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज लेनी है और मान लिया कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे पास ये है E नोट साइन ओमेगा टी, ये एट एन इंस्टेंट है अल्टरनेटिंग वोल्टेज AV। ये हमने R रेजिस्टेंस पे लगा दी तो DT टाइम में कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, DH इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास E²/R/dt, क्योंकि हीट का जो फार्मूला होता है इन टर्म ऑफ वोल्टेज वो होता है V²/RT। तो DT टाइम है, V की जगह E हमारे पास उसकी वोल्टेज की वैल्यू है इंस्टेंटेनियस और R रेजिस्टेंस है। तो इंस्टेंटेनियस E नोट साइन ओमेगा टी ने इतनी हीट प्रोड्यूस कर दी E²/R/dt। तो E नोट की वैल्यू रखेंगे DH और ये हो जाएगा हमारे पास E नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई R और इंटू DT। अब वही बात आएगी यहाँ पे, थोड़ा सा DH को सिंप्लीफाई करें हम तो E नोट स्क्वायर बाई R इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी और DT। अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना, इसका इंटीग्रेशन फिर करना पड़ेगा हमें और इसका इंटीग्रेशन वही आएगा लास्ट में, यानी कि टोटल हीट हमारे पास जो है वो कितनी आनी है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल हीट यानी कि DH का इंटीग्रेशन 0 से T में, तो वो हमारे पास यही आएगी E नोट स्क्वायर बाई R और T और नीचे आ गया था 2। ये आ गया हमारे पास टोटल हीट। अब टोटल हीट हमारे पास ये होगी E नोट स्क्वायर बाई 2R और इंटू T। ये टोटल हीट प्रोड्यूस बाई अल्टरनेटिंग EMF है। और अगर सिमिलरली हम लगाएं कोई कांस्टेंट EMF, यानी कि जिसको कहें हम ERMS, वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी, तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी हमारे पास ERMS का स्क्वायर/RT, यानी कि सीधा V²/RT का फार्मूला। इसको और उसको जब कंपेयर करेंगे हमारे पास तो ERMS की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास सीधी E नोट बाई √2 आएगी, यानी कि I इज इक्वल टू I नोट बाई √2 और E इज इक्वल टू E नोट बाई √2। अगर पीक वैल्यू निकालनी है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की तो ये हो जाएगा √2 इंटू E। जो ये कहा जाता है कि भाई किसी बल्ब की जो रेटिंग दे दी हमने 220 वोल्ट 60 वाट, तो इसका मतलब ये तो है उसकी पावर, और ये जो 220 वोल्ट दिया है ना, ये उसकी RMS वैल्यू है।